हेलो बच्चों, उम्मीद है आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपनी एग्जामिनेशन की। और मैं आपको बेस्ट ऑफ लक करता हूं आपके फिजिक्स एग्जामिनेशन के लिए। और आज हम लोग करेंगे सैंपल पेपर की प्रैक्टिस। जी हां, जिससे कि आपके एग्जामिनेशन की धुआंधार प्रैक्टिस हो जाए। जैसा पीछे आपको टाइटल दिख ही रहा होगा, फिजिक्स सैंपल पेपर क्वेश्चन पेपर 1। हम लोग के 3 सैंपल पेपर के हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। यह है सैंपल पेपर 1 और कंप्लीट सॉल्यूशन विद अरविंद सर, जैसा आप देख रहे हैं। और पूरा इस बार का हिसाब किताब है एग्जाम की मोदी मिसाइल। भर भर के आपको ऐसा पावर पैक्ड वीडियोस मिलेंगे जिसकी प्रिपरेशन आप अरविंद सर यानी मेरे साथ अगर करते हैं, कुछ भी नहीं छूटेगा। सुपरलेटिव डिग्री की प्रिपरेशन और एग्जामिनेशन में मोदी मिसाइल आपके काम आने वाली है। चलिए, समय को नहीं गंवाएंगे, तुरंत स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को, जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो सके। हाँ, स्टार्ट करने से पहले जरूर एक बात आपसे कहना चाहूंगा। आप समझ ही गए होंगे कि लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता, अरविंद सर को मोटिवेशन आता। और ध्यान रखिएगा, जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, जब क्वेश्चन आपके सामने आए तो अब तक तो आप पढ़ ही चुके होंगे। आप वीडियो पॉज करके उन क्वेश्चंस को खुद लगाने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद कोई वीडियो को आगे बढ़ा के आप देख लीजिएगा कि आपको आंसर मिल रहा है कि नहीं, और कमेंट करते रहिए बराबर, जिससे आपको आइडिया बनता रहे कि आपका क्वेश्चन बराबर आंसर निकल रहा है कि नहीं। मैं तो सॉल्व करके दिखाऊंगा ही। चलिए शुरू करते हैं। और ये रहा ये जनरल इंस्ट्रक्शंस जो रहने वाले हैं फिजिक्स के लिए। 35 मार्क्स का क्वेश्चन, ये आपको पता ही रहता है, मैं इसको पढ़ के नहीं सुनाने वाला। लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से सैंपल पेपर है, फालतू का टाइम वेस्ट होगा। सेक्शन ए की बात करते हैं। सेक्शन ए कंटेन्स 3 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स। 2-2 नंबर के 3 सवाल मिलेंगे। इसमें इंटरनल चॉइस भी आपको मिलेगी। जैसा एग्जामिनेशन में आएगा सेम वैसे ही पैटर्न को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, डायग्राम बाजू में बना है और क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर, आपकी मोबाइल स्क्रीन पर सामने है। इसको करते हैं हम लोग। लिखा इन द गिवन फिगर, बाजू में फिगर बनी हुई है, ए डायोड डी इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू 100 ओम। ये देखिए 100 ओम का एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। ये डायोड है, यहां पर आप देख पा रहे होंगे। और ईएमएफ जो है वो 3.5 वोल्ट का है। फॉरवर्ड बायसिंग में डायोड लगा हुआ है। इफ द बैरियर पोटेंशियल डेवलप्ड अक्रॉस द डायोड इज 0.5 वोल्ट। अब आपको मालूम है कि जो बैरियर पोटेंशियल है, बैरियर पोटेंशियल कैसा होता है, फॉरवर्ड बायसिंग में अपोजिट टू द पोटेंशियल होता है। याद होगा आपको, पढ़ा होगा आपने। यानी अगर पोटेंशियल प्लस माइनस इस डायरेक्शन में पोटेंशियल है, तो जो बैरियर पोटेंशियल होगा, मैं रेड कलर से बनाता हूं, वो बैरियर पोटेंशियल इसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और इसको मैं वापस ग्रीन से कर देता हूं, इसको वी लिख देता हूं। तो बैरियर पोटेंशियल इसका अपोजिशन करता है। तो नेट पोटेंशियल हमारे पास क्या आ गया, अभी निकाल लेते हैं फटाफट। तो इस क्वेश्चन को करते वक्त हमारा जो नेट पोटेंशियल है, नेट पोटेंशियल जो कि अक्रॉस द आर बनने वाला है, क्योंकि वीबी तो उसमें से माइनस हो जाएगा। तो नेट पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टेंस आर वो बनेगा 3.5 में से, मतलब 3.5 वोल्ट में से जो बैरियर पोटेंशियल था, जो कि वीबी की वैल्यू दे रखी थी 0.5 वोल्ट, वो हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे और ये वैल्यू बनेगी 3 वोल्ट। ये नेट पोटेंशियल बना जो कि इसके अक्रॉस रहने वाला है। अब तो ओम्स लॉ जिंदाबाद। तो यहां पर अप्लाई किया जा सकता है ओम्स लॉ, यानी V इक्वल टू IR। और हमको निकालना है करंट इन द सर्किट। तो I इज इक्वल टू V अपॉन R, और V की वैल्यू हो गई 3 वोल्ट। रेजिस्टेंस दे रखा 100 ओम। तो ये वैल्यू अगर एम्पियर में निकालेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 3 × 10 की पावर -2 एम्पियर। और इसी को अगर मिली एम्पियर में लिखना हो तो आप लिख सकते हैं 30 मिली एम्पियर। ये आपका देखिए पहला क्वेश्चन इस तरीके से प्यार से आप सॉल्व कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं किनारे हट जाता हूं जिससे कि आपको बात समझने में मदद मिले और ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही बढ़िया तरीके से आप कर पाएं। उम्मीद है आप इसको समझ पा रहे होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। स्क्रीनशॉट आप ले लें
और या आप इसको बिल्कुल अच्छे से समझ लें, प्रैक्टिस बनाते रहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर बच्चों। कमेंट करते रहिए, अभी क्वेश्चन आ गया, आप तुरंत रोक कर वीडियो ट्राई कीजिए, आंसर कमेंट करिए, जिससे आपको ये पता लगे कि आप इन्वॉल्व हो रहे हैं। सही गलत का देखिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की जीत ही होती है, मैं तो कहता हूं। और जो पार्टिसिपेटिव नहीं रहते उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये क्या बोलता है? इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR की घटना है when the angle of incidence is equal to the critical angle। बोल रहा है जब I बराबर हो जाता है C के, या कई लोग IC बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल के, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर क्रिटिकल एंगल फॉर द पेयर ऑफ मीडिया इन कॉन्टैक्ट, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन? R की वैल्यू बताइए। अभी तो बहुत सरल सवाल है, कमेंट कीजिए फटाफट, कमेंट करके बताइए जल्दी। भाई आप जानते ही हैं कि एंगल TIR में डेंसर टू रेयर मीडिया में ये होता है TIR। तो जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है तो आपको बिल्कुल अच्छे से मालूम है कि यहां ये दोनों के इंटरफेस से निकल जाती है रे, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R की वैल्यू 90 डिग्री होती है। तो यहां एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा। मैंने थोड़ा सा फोटो भी बना के समझाने की कोशिश की, जैसे आपको बिल्कुल भी दिक्कत नजर नहीं आए। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, हट जाता हूं सामने से, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगली बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन भी है, इस ऑप्शन को भी हम लोग निपटेंगे इससे। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं फटाफट। इंटरनल चॉइस यूजिंग द ग्राफ शोन इन द फिगर, ये ग्राफ है फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस, ये देखिए V है स्टॉपिंग पोटेंशियल का, और ये फ्रीक्वेंसी है इधर हर्ट्स की, 10 की पावर ये 14 है, 4 लिखा है, ये 10 की पावर 14 हर्ट्स के ऑर्डर में फ्रीक्वेंसी लिखी गई है इस तरफ। द इंस्टेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटॉन्स कैलकुलेट प्लैंक्स कांस्टेंट। आप ध्यान रखिएगा, ऐसे ग्राफ में आपको वन शॉट में मैंने पढ़ाया है बढ़िया से, वन शॉट वगैरह का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जरूर उसका इस्तेमाल करें। मैं आपसे भरपूर बता रहा हूं, वन शॉट वीडियो को आपने बहुत प्यार दिया है, क्योंकि वो पूरा चैप्टर ही कवर कर लेते हैं साहब। और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज है उसमें भी सुपर पावरफुल वीडियो है, वो भी देखिए आप। H की बात करें तो H को क्या लिख सकते हो? E इंटू डेल्टा V अपॉन डेल्टा न्यू। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल यहां पर कर लीजिए। मैं यहां पर वैल्यूज को लिखने का प्रयास करूंगा। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख दिया है। डेल्टा V यानी पोटेंशियल का डिफरेंस, तो कौन सी वैल्यू ले लेते हैं? यहां की पहले ले लो, 1.23 माइनस ये वैल्यू थी, अरे ये वैल्यू हो जाएगी, यहां पर पोटेंशियल 0 है देखिए, तो ये हो गई 0 अपॉन फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस। तो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कितना है? 8, और ये वैल्यू है देखिए 5। 8 माइनस 5 किस ऑर्डर की फ्रीक्वेंसी है? 10 की पावर 14 की। अब इसको आप कर लीजिए कैलकुलेट मेरे दोस्तों। 6.56 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। आंसर आपके हाथ में आ चुका है। बस ये जो मैंने फॉर्मूला बताया बेटा, इसको जरूर आपको मालूम भी होगा, ऐसा थोड़ी एग्जाम सर पर है नहीं मालूम होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट या दिमाग में रखने वाली बात है जो आपके तन मन धन में शामिल होनी चाहिए। खैर, इसको फटाफट नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। ये सारी बातें क्लैरिटी के साथ बननी चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। आइए फटाफट, जैसे टाइम कम लगे समझ में ज्यादा आए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्केच VI कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंशन इट्स सिग्निफिकेंस ऑफ सोलर सेल। सोलर सेल की VI कैरेक्टरिस्टिक पूछी जा रही है। आप जानते हैं कि सोलर सेल धूप में या सूरज की रोशनी में चार्ज हो जाता है ना। वो करंट मतलब देता है, लेता नहीं है।
मतलब करंट लेता नहीं किसी से, जब उसकी जरूरत पड़ती तो देता है। तो उस सिचुएशन में आप फोर्थ क्वाड्रेंट में इसकी कहानी बनती है, V इधर बना दो, I इधर बना दो, क्योंकि वो चार्जिंग के दौरान करंट लेता नहीं है, जब उसको इस्तेमाल करोगे तो करंट देता है, इसलिए सारी कहानी फोर्थ क्वाड्रेंट में चली जाती है। और यहां पर एक पॉइंट आप बनाते हैं, याद रखिएगा A, और यहां कहीं बना दीजिए आप पॉइंट B। इस तरह से कर्व आता है। A का कौन सा पॉइंट है, यहां VOC लिखते हैं, जो कि मतलब होता है ओपन सर्किट वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज। ओपन सर्किट वोल्टेज का मतलब है जब सर्किट कनेक्टेड नहीं है, सोलर सेल को चार्ज कर लिया है, चार्ज है और कुछ उससे हम लोग कोई यूज नहीं कर रहे हैं, उससे करंट नहीं ले रहे हैं, बल्ब नहीं जला रहे हैं उससे, तो उस समय कितना VOC है, वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल, वो उसका मतलब होता है ओपन सर्किट। और ये कौन भाई साहब है, इसको क्योंकि करंट वाली आर्म है, इसको ISC बोलते हैं। SC क्या है, शॉर्ट सर्किट करंट, शॉर्ट सर्किट करंट। तो ये कौन सी करंट हो गई बच्चों, ये वो करंट है जब हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को एक साथ ज्वाइन कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, तो कितनी करंट मिलती है, ये करंट मिलती है। और ये पूरी कहानी किस क्वाड्रेंट में है, दिस इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने जैसे बताया, ओरिजिन वगैरह तो मार्क कर ही लेते होगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये करंट ड्रॉ नहीं करता है, जब जरूरत पड़ती है तो आपको देता है। तो दिस इज दी VI कैरेक्टरिस्टिक, जो बात आपको समझ में हो आनी चाहिए। सिग्निफिकेंस ऑफ सोलर सेल, ये सारी बात आपको बताई, ये भी समझा दिया, ये भी समझा दिया। ये जो ग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि और जो चीजें पढ़ेंगे उसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐसा ग्राफ नहीं मिलता आपको, इसलिए ये कुछ यूनिक ग्राफ है और इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक लाइन अगर लिखना चाहें तो ये ध्यान रखिएगा, लिख नहीं रहा हूं, उसे समझा ही देता हूं। फोर्थ क्वाड्रेंट में बन रहा है और ये करंट को ड्रॉ नहीं करता। क्यों बन रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसको मैं लिख देता हूं, VI कर्व is drawn in fourth quadrant because solar cell does not draws current but supplies the current when needed, या जब आप लोड लगाते हैं। ये इसलिए चौथे क्वाड्रेंट की कहानी कहीं लिखा, ये चौथे क्वाड्रेंट की कहानी है। खैर बाकी बातें मैंने बता दी। इस ग्राफ को ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने बताया कि ये एक पिकुलियर ग्राफ है, एक अलग हटके ग्राफ है। तो ऐसी चीज एग्जामिनेशन में ज्यादा पूछी जाती हैं जो थोड़ा हटके होती हैं। तो हटके होती हैं क्योंकि उस हटके में आप भटके हो सकते हैं, इसलिए आप भटके नहीं, मैंने आपको समझा दिया। स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। चलिए सेक्शन बी की तरफ आ जाते हैं। ये रहा सेक्शन बी। सेक्शन बी कंटेन्स 8 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स ईच। चलिए साहब समझते हैं। आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर और इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 जैसा आप लिखा हुआ देख पा रहे हैं, एक न्यूमेरिकल है, बड़ा सुंदर न्यूमेरिकल और सरल न्यूमेरिकल है। ऐसे न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और पिद्दीकड़ी है, देखिए कितने आसानी से होगा। द इलेक्ट्रॉन्स इन ए गिवन बोर ऑर्बिट हैज ए टोटल एनर्जी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलकुलेट इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो आप इसी को थोड़ा ऊपर कर लेना चाहिए मुझे, या अभी तो कर ही लेते हैं, जब जरूरत पड़ेगी तब खिसका लिया जाएगा। पहला सॉल्यूशन का पहला पॉइंट, अब जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो टोटल एनर्जी का माइनस होती है, तो के लिख दीजिए माइनस टोटल एनर्जी। ये
ई की जगह टी लिख देते हैं जिससे और समझ में आ जाए। ये रिलेशनशिप आपको मालूम होनी चाहिए, वरना गेम खराब। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टोटल एनर्जी, जिसे कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच्चों। तो ये टोटल वैल्यू आ जाएगी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहला आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया। रही बात दूसरे आंसर की, तो सेकंड आंसर भी निकलने वाला है बहुत जल्दी। दूसरा पूछा है पोटेंशियल एनर्जी। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ईपी पोटेंशियल, वो डबल ऑफ टोटल एनर्जी होती है, डबल ऑफ टोटल एनर्जी। तो डबल करना है तो ट्यू लिख दो, माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सेकंड वाले का आंसर। अगर जिस बच्चे को ये रिलेशन नहीं मालूम, ये मैंने वन शॉट में भी बताया है, अपने प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस करवाए हैं उसमें भी बड़ी तसल्ली से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको ये रिलेशन नहीं मालूम तो इसको निकालने और करने में या तो आप निकाल ही नहीं पाएंगे, या निकालेंगे तो समय ज्यादा लगा देंगे। खैर, नंबर 3 की कहानी पर आ जाते हैं। इस पर वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन एमिटेड ये निकालना है। When this electron makes a transition to the ground state, ग्राउंड स्टेट में जाने की चाहत में है। अब देखिए इसको तो निपटाते हैं, तो निपटाओ। देखिए अब समझदारी क्या हुई, अब ग्राउंड स्टेट में जब ये आएगा तो ग्राउंड स्टेट में एनर्जी क्या होती है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी किसकी, हाइड्रोजन एटम की, वो होती है आपको और हमको पता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, पहले कितने में था, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो एनर्जी डिफरेंस क्या रहा, डेल्टा ई, वो रहा -1.5 -13.6। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, घटाए जोड़ेंगे तो आ जाएगा 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए यहां मैं एक आपको तरीका बताता हूं तेजी से सवाल करने का, वरना क्या होगा आप लंबे कैलकुलेशन में चले जाएंगे। मैं दोनों ही तरीका समझा देता हूं क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं, कोई बात नहीं, आप इसको फील करें। एक तरीका क्या है जो कई बुक्स में लिखा रहता है, इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को वो क्या करते हैं, पहले जूल में चेंज करते हैं। मैं दिखाता हूं, 12.1 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। आपको दिख रहा होगा, मेरे ख्याल से स्क्रीन पे कटा नहीं होगा। ये जूल पे, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे फर्क कितना है, ठीक है। अब वो क्या कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एनर्जी होती है hc/λ और हमको निकालना है लैम्डा, इसलिए लिख दूंगा hc/E, ठीक है ना। और फिर जूल में सारी वैल्यू रख देते हैं, जैसे 6.62 इंटू 10 की पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 12.1 उधर से इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और इसको कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू आती 1.025 इंटू 10 की पावर -7 मीटर, और फिर एंगस्ट्रॉम में 1025 एंगस्ट्रॉम। आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन हेफ्टी है थोड़ा। क्या हम इस कैलकुलेशन को आरामदायक आसान कैलकुलेशन में तब्दील कर सकते हैं? आंसर है कर सकते हैं। इसका एक शॉर्टकट है, मैंने बता रखा है अपने वीडियोस के अंदर, आपको फिर से बता देता हूं। जब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाए तो यहां पर कलर चेंज करना चाह रहा हूं, यहां पर जो ई रहती है मेरे बच्चों, वो hc/λ जब लिखो तो 12400 मोटा मोटा ले लो, और लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में लिखो तो ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल आती है। शॉर्टकट समझिए, ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है hc की वैल्यू। कई लोग 12375 लिखते हैं, या 12400 ले लो, आसानी होती याद रखने में। अब यहां पर लैम्डा मैं इधर लेता हूं, ई को इधर लाता हूं, तो अगर आपको ई लैम्डा इधर लाना हो तो लैम्डा किस में लिखेगा, एंगस्ट्रॉम में निकलेगा, और 12400 अपॉन ई इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखना है। तो 12400 रखिए, कितना सिंपल है, ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट चेंज ही नहीं किया, 12.1। अब केवल इसको डिवाइड कर दीजिए, जैसे ही डिवाइड मारेंगे
ये थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। जैसे ही डिवाइड मारेंगे बच्चों, ये 1025 ही आएगा, खत्म हो गया खेल। तो हम क्यों इतनी लंबी चौड़ी कहानी करें? देखिए, समझे ना? ये देखिए 2 लाइन, इतना ही तो कैलकुलेशन है बस। ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है। कैलकुलेशन इज ओनली दिस वन, और हियर कैलकुलेशन इज फ्रॉम हियर, दिस वन अगड़म बगड़म, दिस वन, हियर ओनली दिस वन। चॉइस इज योर्स। मुझे पता है तुम्हें यही पसंद आएगा। स्वीट है ना? तो इस चीज को समझ लो, मैंने कहा बता देता हूं, आपको इसका फायदा मिलेगा। तो जस्ट कीप दिस इन माइंड एंड यू विल एंजॉय। तो ये न्यूमेरिकल हो जाता है, और आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से फटाफट कॉपी कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी सिस्टम फॉलो करते हो वो कर लीजिए। ये आ गया, तो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से फटाफट ले लीजिए साहब। मेरे ख्याल से ले लिए होंगे, थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं। और इसके साथ साथ आप कमेंट जरूर करिए बेटा कि आप अगर पॉज करके लिख रहे हैं तो क्या आंसर आपका आया था। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो मैं ट्रिक बता रहा हूं, अगर ये ट्रिक पसंद आई है, आपका समय और मेहनत बचा है, तो इसी बात पे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वाह वाह। चलिए अगली बात करते हैं। तो बातचीत हो ही गई, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। वाह वाह वाह, ये आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। और ये बोलते हैं साहब अपने से, ए स्टूडेंट वांट्स टू यूज 2 पीएन जंक्शन डायोड टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। ठीक है, ड्रॉ द लेबल्ड सर्किट डायग्राम शी शुड यूज एंड एक्सप्लेन हाउ इट वर्क्स। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कहानी के तहत पूछा है सवाल। रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर। ये सवाल किस चीज का है? फुल वेव रेक्टिफायर कहानी कह के पूछा है। ठीक, अब ऐसे सवाल को करना हमको आना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मैं जल्दी से इसका फोटो या सर्किट डायग्राम बना देता हूं, यही खींच देता हूं। तो एक तो बनाओ पहले, ट्रांसफार्मर बन गया, बहुत सरल है तो होता है, बिल्कुल परेशानी नहीं। ये बन गया ट्रांसफार्मर, अरे बन जाओ यार। अब 2 लगेंगे डायोड इसमें, तो एक डायोड लगाओ ये साहब पीएन जंक्शन वाला, एक डायोड ये। ठीक, इन डायोड को आपस में प्यार से मिला दो, हम तुम्हारे दोस्त हैं। एक यहां से आर्म निकाल दो लोड वाली, जहां से आउटपुट लेंगे। सेंटर आर्म लेनी है, मैं कलर बदलने के मूड में आ गया हूं, कोई ऐसा कलर जो एकदम अलग हो इससे। सेंटर आर्म यहां से निकाल लेते हैं, अभी नाम लिख देंगे बाद में। और इसको जंप करा दो, जंप करा के एक लोड यहां निकाल दो, इसके बीच में आउटपुट आर्म हो गई। ठीक, कोई और कलर भी ले लो भाई। अब तो इसको ले देंगे यहां पर, क्या है? आउटपुट। नाम वाम लिखना हो तो XY भी लिख सकते हो। और यहां पर इसको अर्थिंग दे दो चाहो तो, जिससे कि ये नलिफाई हो जाए। ये ट्रांसफार्मर है, इसमें निशान बनाना हो तो ऐसे बना दो, एक डब्बे बनाते हैं कई लोग, चाहो तो बना दो, नहीं ना बनाओ कोई तकलीफ नहीं है उसमें। और ये है सेंटर टैपिंग, सेंटर टैप डायोड है, इनको लिखना पड़ेगा आपको। तो यहां पर A पॉइंट लिख दो, यहां पर B पॉइंट लिख दो। और ये डायोड मतलब D1, डायोड D1, इसे कह दो डायोड D2। ये फुल वेव रेक्टिफायर हो गया। यहां पे करंट का निशान बना दो, यहां से करंट का निशान बना दो। मेरे ख्याल से काफी कुछ तैयार है। ये सर्किट डायग्राम आपका बनके तैयार हो गया बेटा। कैसे काम करता है इस बारे में फटाफट समझने की कोशिश कर लेते हैं। अब देखिए कैसे समझेंगे। ये जो बना था इसको मैं हटा रहा हूं क्योंकि ये झंझटिया लग रहा है थोड़ा। आप चाहें तो बना लीजिएगा, अब बाकी तो हमें लगता नहीं हम हटा पाएंगे, मुश्किल। चलिए इतना ही समझ, इसको भी हटाना चाह रहे हैं, प्लस माइनस बनाएंगे ना तो दिक्कत देगा, ये समझाने में डिस्टरबेंस करेगा। ठीक है, तो तुम आ जाओ इधर, तुम चले जाओ इधर, तुम चले जाओ इधर, और कोई अलग पीला कलर ले लेते हैं, शायद अलग से दिख जाए। खैर
बात शुरू करते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम है, सर्किट डायग्राम, यहां कहीं लिख देना चाहिए। दिस इज फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट डायग्राम। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए होता क्या है, आपको ये मालूम होना चाहिए। आप कभी कभी लिखते हैं कि प्रिंसिपल लिख दो इसका, तो प्रिंसिपल क्या होता है, जब डायोड फॉरवर्ड बाइसिंग में होता है तो इसका रेजिस्टेंस कम होता है, ये करंट को अलाउ करता है। समझ गए? जब डायोड फॉरवर्ड बाइसिंग में होता है, फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब पी का कनेक्शन प्लस से, एन का कनेक्शन माइनस से, फॉरवर्ड बाइसिंग। तो जब डायोड फॉरवर्ड बाइसिंग में होता है तो इसका रेजिस्टेंस कम होता है, ये करंट को अलाउ करता है। जब डायोड रिवर्स बाइसिंग में होता है तब इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है और ये करंट को अलाउ नहीं करता, करंट इससे नहीं जा सकती। ये बात प्रिंसिपल हो गई, इसकी सिद्धांत समझ में आया? फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट जाएगी, रिवर्स बाइसिंग में करंट नहीं जाएगी, सिंपलेस्ट, टक टक। अब यहां ट्रांसफार्मर में तो एसी जाएगी। जब एसी जाएगी तो आप एसी जानते हैं कि कुछ एसी तो ऐसे जाती है प्लस माइनस करती हुई, एसी इनपुट। मान लीजिए आधी साइकिल में यहां पर पहले प्लस हुआ और ये बड़ा वाला माइनस, ये छोटू माइनस। यहां भाई ये प्लस था तो उसके रिस्पेक्ट में कम प्लस या छोटा माइनस, ये भरपूर माइनस। ये हाफ साइकिल में सिचुएशन बनी। तो ये आप जान ही रहे हैं, ये P है, ये N है, ये P है, ये N है। तो P वाला प्लस से कनेक्टेड है, ये N वाला आप देखें तो ये माइनस से कनेक्टेड है। तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग में कनेक्शन हो गया, यहां से करंट जाएगी, लोड से होके चली गई, मस्त हो गए, जारी करंट। लेकिन इसी समय अगर ये भाई साहब को देखिए, बेचारे परेशान हैं, इनकी कहानी क्या, P है माइनस से कनेक्टेड और N का कनेक्शन कैसे है, माइनस, छोटे माइनस से, यानी इनके कंपैरिजन में प्लस से। तो ये रिवर्स बाइसिंग में है। ये जिस समय फॉरवर्ड बाइसिंग में है उसी समय ये रिवर्स बाइसिंग में है। तो यहां से नो करंट, यहां से करंट, करंट पास हो गई हाफ साइकिल में। अब अगली बार ये जो प्लस था वो हट गया और ये प्लस बना यहां और बड़ा माइनस बना यहां, पोलैरिटी चेंज हो गई, क्योंकि आप जानते हैं एसी में इसके बाद पलट जाता है खेला। अब ऐसा हो गया, अब क्या हुआ, ये हो गया रिवर्स बाइसिंग में P निगेटिव से और N की कहानी उससे कम निगेटिव पे यानी पॉजिटिव पर कंपैरेटिवली। तो यहां ये रिवर्स बाइसिंग में नो करंट, ये देखिए इसकी तो मौज ही मौज। P वाला प्लस से और N वाला छोटे माइनस से, मतलब फॉरवर्ड बाइसिंग। अब इससे करंट जा रही है इस D1 से, जब तो इस समय D2 से जा रही, D1 से नहीं जा रही। तो जब D1 से करंट जाती है तो D2 से नहीं जाती, जब D2 से जाती है तो D1 से नहीं जाती। तो आधा साइकिल D1 संभाल रहा है, आधा साइकिल D2 संभाल रहा है। इसलिए पूरे साइकिल का कन्वर्जन D1 D2 मिलके कर देते हैं और फुल वेव रेक्टिफायर हो जाता है। ये जो रेक्टिफायर वर्ड है, आखिर ये किस चीज का रेक्टिफायर कर रहा है, रेक्टिफाई का मतलब है सुधार करना, किसी चीज को ठीक करना। तो किस चीज को ठीक करना चाहते हैं हम, ये मान के यहां चलते हैं कि जो एसी बिहेवियर है, ये बदलाव वाली स्थिति, ये इसमें इसका हम सुधार करना चाहते हैं। हम चाहते हैं ये बदलाव वाली स्थिति खत्म हो जाए, इसीलिए इसको रेक्टिफायर बोलते हैं। वी वॉन्ट टू रेक्टिफाई दिस, क्योंकि डीसी में ये बदलाव नहीं होता है, एसी में होता है। तो वी वॉन्ट टू रेक्टिफाई दिस प्रॉपर्टी, दैट इज वाई यहां पर नाम रेक्टिफायर आया हुआ है। अब वेव फॉर्म का जिक्र कर लें फटाफट अगर, तो वेव फॉर्म कैसा बना सकते हैं भाई, क्या दबा दिया मालूम नहीं, वापस आ जाओ। तो रेक्टिफायर की बात करें अगर यहां, तो वेव फॉर्म भी इसका बना देना चाहिए। ऐसे 3 डायग्राम या 2 बना सकते हो, तो ज्यादा ही बड़ा बना के लग रहा है। थोड़ा रफ स्केच है, आप और सुंदर तरीके से बना सकते हैं। ये
इनपुट एट ए, और यहां लिख सकते हैं इनपुट एट बी, और ये आउटपुट कह सकते हैं आप। ये ए और बी कहां हैं? ये ए बी यहां है बेटा। ये देखिए, ये इनपुट एट ए, इनपुट एट बी है ना, D1 D2 के लिए अलग अलग। तो यहां पर इसको यहां कहीं रोक लेते हैं, और यहां पर यहां देखिए AC है, तो अगर रफ सा स्केच बना रहे हैं आप, इसको थोड़ा सा और सुंदर बना लीजिएगा, और यहां थोड़ा सा बैलेंस हो जाए इसलिए कुछ लाइन वाइन खींच लेते हैं, नहीं तो एकदम ही अगड़म बगड़म बन जाएगा। आप सुंदरता बढ़ा सकते हैं, मैं बस समझाने के मूड में हूं। तो यहां से आप बनाएंगे तो ये थोड़ा सा जगह बनाओ, ये हो गया साहब ऐसे। इसकी अपोजिट चलाना है आपको, बना एग्जाम पर्पस के लिए बनाने के लिए कुछ ऐसा बना लीजिए। अच्छा आप बनाइएगा, मैं थोड़ा सा जैसे मैंने बताया, और यहां पर कुछ ऐसे पल्सेस बन जाएंगे। ठीक, तो ये डी, अब यहां पर देखिए ये फॉरवर्ड बाइसिंग में था इस समय, यहां पर वोल्टेज रहता है V, ये वोल्टेज की कहानी है। और ये टैप पर ये कौन सा चीज दिखा रहा है? एक्स एक्सिस पर टाइम। तो ये ग्राफ का एक्सेस डिफाइन हो गई, और ओरिजिन तो तुम कह ही दोगे, इसमें कौन बड़ी बात। तो ये यहां पर ये देखिए फॉरवर्ड बाइसिंग थी, तो ये कहानी किससे मिली? D1 से। और ये फॉरवर्ड बाइसिंग में ये मिली D2 से, ये मिली D1 से, और ये मिली D2 से। ये आउटपुट वेव फॉर्म है। तो आउटपुट वेव फॉर्म, पूरी बात मैंने समझा दी। जब हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं तो क्यों रह जाए। बहुत बढ़िया, तो ये बात आप समझ गए हैं, और इसको मैं स्क्रीनशॉट के लिए, क्योंकि कुछ बच्चे चाहते हैं ऐसा पता चले, तो जरूर पता चले, क्यों ना पता चले। जब मेहनत हो रही है, आप पढ़ने के मूड में अब तो हैं ही आज तो क्यों ना इसका फायदा आपको मिले। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, और एक कदम आगे चलेंगे हम लोग। आइए, तो इसको भी क्या बोलेंगे, स्क्रीनशॉट या नोट्स बना रहे हो जो कि बनाने चाहिए थोड़े बहुत, ये आप इसको नोट कर सकते हैं। एक कदम और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये तो ब्लैंक हो गई थी, ये चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट द एनर्जी इन फ्यूजन रिएक्शन। ये एक रिएक्शन दिख रही, बहुत ही आसान सवाल है, थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूं। 1H2 प्लस 1H2 2He3 और यहां एक न्यूट्रॉन लिखा है। वेयर बी बाइंडिंग एनर्जी इसकी 1H2 की दे रखी है 2.23 MeV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 2He3 की दे रखी है 7.73 मिलियन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कितनी एनर्जी निकलेगी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। एनर्जी रिलीज क्या होगी? एनर्जी रिलीज्ड, बहुत सरल, फाइनल बीई माइनस इनिशियल बीई, इनिशियल बीई घटा मारो, करना क्या है। फाइनल मतलब इसकी जो कि 7.73 माइनस इनिशियल मतलब इन दोनों की 2.23 प्लस 2.23, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, वैल्यू आ जाएगी 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर आ गया, कुछ भी नहीं दम था। इस तरीके से ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं बहुत आसानी से। नोट कर लीजिए, अगले सवाल की तरफ चलेंगे जो होगा क्वेश्चन नंबर 7। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लग रहा आपके एग्जाम में आ गया है। लिखा है डिफाइन द टर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, ठीक है। वेरीफाई स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन व्हेन ए प्लेन वेव फ्रंट इज प्रोपोगेटिंग फ्रॉम ए डेंसर टू ए रेयर मीडियम। सवाल के दो टुकड़े हैं, एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन वो आप लिख ही देंगे, फिर हमें हाइजेंस प्रिंसिपल से ये प्रूफ करना है
स्नेल्स लॉ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसको जल्दी से लिख देता हूं यहीं पर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे कई किताबों में अलग अलग सिंबल से दिखाते हैं, म्यू है या एन है, जो भी दिखा रहे हो, वो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये मीडियम का होता है, ऑफ ए मीडियम is defined as the ratio is defined as the ratio of the speed of light in vacuum to the speed of light in the medium। फॉर्मूले की बात की जाए तो फॉर्मूला लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वेलोसिटी इन मीडियम। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसका जिक्र है। अब बात करेंगे कि स्नेल्स लॉ का वेरिफिकेशन। देखिए फटाफट करते हैं इसको। तो इसको मैं थोड़ा ऊपर कर रहा हूं, थोड़ा क्या, मैं पूरे ही ऊपर कर रहा हूं। अब यहां पर मीडियम का इंटरफेस बनाते हैं, इधर बनाते हैं। तो ये देखिए मीडियम का इंटरफेस हो गया, यानी ऊपर वाला ले लेते हैं डेंसर मीडियम, वेलोसिटी v1, रेयरर मीडियम, वेलोसिटी v2। आपको मालूम है कि डेंसर मीडियम में वेलोसिटी कम होगी और रेयरर मीडियम में वेलोसिटी ज्यादा होगी। अब यहां पर एक प्लेन वेव फ्रंट पड़ेगा। ये देखिए हम लोगों ने एक प्लेन वेव फ्रंट ले लिया और उसके परपेंडिकुलर ये रेज आ रही हैं। रेज हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती हैं। ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है। व्हाट इज दिस? दिस इज इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। इसके बाद ये मीडियम 1 2 आपको दिख ही रहा है। यहां पर एक हम लोग नॉर्मल खींच देते हैं, ये नॉर्मल खींच गया है। इसके बाद यहां से सपोज करिए ये जब हिट करता है इस मीडियम के अंदर जाने के लिए, वहां से इस पॉइंट को यहां तक जाने में t टाइम लगता है। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, v1 इंटू टी। ये डिस्टेंस हो जाएगी। नाम दे दीजिए, जो नाम देना चाहें। इसको a लिख देते हैं, इसको हम लोग b नाम दे देते हैं, इसको हम लोग c नाम दे देते हैं। आगे जो मिलेगा और नाम दे देंगे। ये 90 डिग्री है, वेव फ्रंट है, तो और भी 90 डिग्री आएगा तो और भी बनाएंगे। तो ये v1t हो गया। और यहां से जो रिफ्रैक्टेड रे है वो आगे बढ़ेगी। सपोज करिए आगे जाती है। अब यहां पर इसको कैसे बनाएंगे, देखिए यहां पर t टाइम के लिए t में कितनी दूरी ये चला है रे, तो इस पॉइंट को सेंटर मानकर v2 इंटू टी के बराबर यहां से एक आर्क खींच लेंगे। ऐसे कितना डिस्टेंस है, v2 इंटू टी, रेडियस कितनी है, v2 इंटू टी के बराबर डिस्टेंस। और यहां से ये नॉर्मल खींचेंगे। उसके बाद टेंजेंट, मतलब सॉरी, ये टेंजेंट। और ये जब मिलाएंगे इस पॉइंट को, व्हाट इज दिस, ये डिस्टेंस कितनी है, v2 इंटू टी। और ये नया वाला वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट मिल गया। अब ये क्या है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। क्योंकि हम ये तो 90 है ही, देखिए, और ये इंसिडेंट यहां भी है, तो ये 90 था, ये 90, ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट मिल गया। अब कुछ एंगल्स की बात कर लेते हैं। ये नॉर्मल से जो बनने वाला एंगल था, दिस इज आई। ये रिफ्रैक्टेड रे से बनने वाला एंगल था आर। ठीक है। अब देखिए ये 90 है ही, ये एंगल अगर आई होगा तो ये एंगल कितना होगा बेटा, ये होगा 90 माइनस आई, क्योंकि ये पूरा एंगल 90 है। तो ये एंगल कितना होगा, दिस इज एंगल आई,
क्योंकि ये पूरा भी 90 है, नॉर्मल है ना। यहां पर एंगल आर है, ये पूरा 90 है, तो दिस इज 90 माइनस आर। ये 90 है, ये 90 माइनस आर, तो ये एंगल आर। मेरे ख्याल से आप इसको थोड़ी सी ज्योमेट्री लगा के समझ पाए होंगे। ए बी सी, इसको लिख दो डी। हो गया डायग्राम कंप्लीट। अब उसकी कहानी या रामायण आप लिख सकते हैं, मैंने आपको समझा दी। इसको आप चाहें तो थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं, वरना यहीं रोक दीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब दो हम लोग ट्रायंगल लेने वाले हैं आई और आर के लिए, बड़ी आसानी से बात ले सकते हैं। इन ट्रायंगल ले लो, यहां पर कौन सा आई है ना, तो यहां पे ले लो सी ए बी। इन ट्रायंगल सी ए बी, साइन आई पकड़ लो। ये तो साइन आई क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना रहा, ये अगर ले लेते हैं आप, तो परपेंडिकुलर इज बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज इज ए सी। तो बी सी को क्या लिखोगे, V1T अपॉन ए सी। अब दूसरे का कलर बदल लेते हैं। अब दूसरा ट्रायंगल ले लो। इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल आर के लिए ले रहे हैं, तो ए सी डी लिख दो। ए सी डी, तो साइन आर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या रहा, परपेंडिकुलर इज ए डी, हाइपोटेन्यूज इज ए सी। ए डी कितना है, V2 इंटू टी अपॉन ए सी। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर दीजिए। इसको इक्वेशन 1 कह दीजिए, इक्वेशन नंबर 2 कह दीजिए। तो फर्स्ट डिवाइडेड बाई 2, साइन आई अपॉन साइन आर, V1T अपॉन ए सी, V2T अपॉन ए सी। आप देख पा रहे हैं ए सी कट गया, टी टी कट गया, तो वैल्यू आ गई V1 अपॉन V2। अब V1 अपॉन V2 आप जानते ही हैं कांस्टेंट वैल्यू होती है, जिसे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही बोलेंगे, भी डिफाइन किया था। दिस इज ए कांस्टेंट, और ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू with respect to medium 1। तो hence proved the Snell's law। इस तरीके से ये बात आप प्रूव कर सकते हैं, और ये आप विश्वास कीजिए कि इसके आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। मुझे लग रहा है कि ये आपके पेपर में आ गया है, मुझे दिख रहा है। और आप जब एग्जाम में आपको दिखेगा ना ये क्वेश्चन, तो आप याद करेंगे कि अरविंद सर ने बोला था। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पेपर में आ गया है। खैर, इस बात को ध्यान रखिए और इसको जरूर जरूर अच्छे से तैयार कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। खैर, इसको आप क्वेश्चन के तौर पर देख ले। ये क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन आप, मैंने बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन हो गई, और ये जो स्नेल्स लॉ का वेरिफिकेशन की बातचीत थी, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। जो आपके हिसाब से बन पा रहा है उसको आप कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे। चलिए, इसको भी नोट कर लिया होगा आपने। ये स्नेल्स लॉ का वेरिफिकेशन हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए, पहुंच गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 को भी देखते हैं क्या है। 8 में बोला है ड्रॉ ए रे डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब ये जो क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन में आप ध्यान रखिएगा, मैं आपको गाइड कर दूं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप, इन दोनों के जो डायग्राम है ये आप जरूर तैयार कीजिएगा। एग्जामिनेशन में एक ना एक डायग्राम आपसे पूछ लिया जाएगा। तो चलिए डायग्राम को थोड़ा सा दर्शन कर लेते हैं, सेकंड वाले पार्ट को उसके बाद कर लेंगे। तो ये देखिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जहां तक बात है, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, और ये इसमें दो डायग्राम्स आते हैं पिक्चर में बेटा।
एक है जब आपका फाइनल इमेज बनती है कैपिटल डी पर, ये देखिए कैपिटल डी पर, व्हेन द फाइनल इमेज इज एट डी एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। दूसरा जब फाइनल इमेज बनती है इंफिनिटी पर, रिलैक्स्ड आई के लिए, नॉर्मल आई के लिए, वो भी डायग्राम है। तो इस डायग्राम को बनाना आना चाहिए। देखिए ऑब्जेक्टिव लेंस है, यहां ये आई पीस है, ये यहां पर क्योंकि माइक्रोस्कोप है तो जो ऑब्जेक्ट होता है उस लेंस के पास ही होता है। और आपको मालूम है कि ऑब्जेक्टिव की जो फोकल लेंथ होता है वो आईपीस से छोटा रखते हैं इसमें, और अपर्चर भी छोटा रहता है, इसका अपर्चर बड़ा रखते हैं क्योंकि लाइट की कोई प्रॉब्लम तो होती नहीं माइक्रोस्कोप में। तो यहां पर और इसके बीच में ये देखिए फोकल लेंथ इसकी छोटी रहती है और इमेज बन जाती है आईपीस की फोकल लेंथ के अंदर, जो इसको इनलार्ज कर देती है। अब ये इस समय डी पर बन रहा है और ये डायग्राम आप अपनी कॉपी में अच्छे से बना के प्रैक्टिस कर लेना। ऐसा मत सोचना कि मैंने याद कर लिया है और मैं एग्जाम में जाऊंगा सीधे छाप दूंगा, नहीं छाप पाएंगे, रे ही नहीं भिड़ा पाएंगे आप। कई बार ऐसे बच्चा सोचता है ना, अरे मैंने 2 बार 4 बार 6 बार देख लिया है, अरे क्यों नहीं बनेगा भाई, मुझे आ गया है। और जब आप बनाने बैठेंगे तो ये रे ही नहीं भिड़ा पाएंगे आप। तो इट इज बेटर फॉर यू कि आप अभी रफ कॉपी में 1 2 3 बार अपना स्केल वगैरह से पेंसिल से बना के प्रैक्टिस कर ले, कायदे से प्रैक्टिस, जैसे आपको बनाना है अपने बोर्ड एग्जाम में वैसी प्रैक्टिस। ये नहीं कि पेन से नहीं मिल रही है तो प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं कि लाइन ऐसे गई और स्ट्रेट लाइन बनाने, कई बच्चे ऐसे प्रैक्टिस करते हैं कि ये लाइन गई अब ये सीधे नहीं जा रही है, ऐसे घुमा दी। ये कोई प्रैक्टिस करने का तरीका है? बोर्ड में लिखोगे तो इतना बड़ा अंडा देगा, समझ रहे हो कि ये स्ट्रेट लाइन दिखनी चाहिए ना यहां से यहां तक, अब स्ट्रेट लाइन की जगह ये इस तरह से रे बना दी। ऐसे नहीं बना के प्रैक्टिस की जाती है कि चिड़िया उड़, कबूतर उड़, मैना उड़, ऐसे थोड़ी होता है। खैर समझदार हो तो ये कहानी आपको समझ में आनी चाहिए। दूसरा डायग्राम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, यहां देखिए फाइनल इमेज कहां बननी है, इंफिनिटी पे, रिलैक्स्ड आई के लिए। ये ऑब्जेक्ट है सॉरी थोड़ा पानी पी लेता हूं। ये ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्ट है, और फाइनल इमेज देखिए ये रेस पैरेलल हो गई हैं। तो ये रेस पैरेलल है तो इंफिनिटी पे इमेज बनेगी जाके, इमेज एट। तो ये आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, मैं इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूं कि मेरा बच्चा कहीं भी डिस्टर्ब नहीं हो, जीत के ही आए। मोदी मिसाइल उड़ा देना है, ठीक। खैर समझदार हैं आप, बात पकड़ पाए होंगे। आगे की चर्चा कर लेते हैं। अब 8 का पहला पार्ट तो हो गया क्योंकि उसमें डायग्राम बनाना था, आपने बना दिया डायग्राम। दूसरे की बात करते हैं। यू आर गिवन द फॉलोइंग 3 लेंसेज, ये 3 लेंसेज आपको दिए गए हैं, L1 L2 L3, पावर है, अपर्चर्स हैं। विच 2 lenses will you use as an eyepiece and objective to construct a compound microscope? बी वाला पोर्शन है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आप जानते हैं कि एम या मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा रखने के लिए हमको एफओ और एफई की वैल्यू कम रखनी होती है। शॉर्ट फोकल लेंस चाहिए होती है दोनों की, मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा रखने के लिए। तो और जो ये पावर्स हैं, पावर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आप जानते हो P = 1/f होता है, तो पावर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं f के। तो फोकल लेंथ कम चाहिए। तो कम का मतलब क्या है कि तीसरे वाले को तो L1 को तो छोड़ ही देना चाहिए हमको। L1 हमारे किसी मतलब का नहीं है, आप समझ पा रहे हो क्यों ना? L1 हमारे किसी मतलब का नहीं, क्योंकि हमको चाहिए शॉर्ट फोकल लेंथ, और शॉर्ट फोकल लेंथ तो L2 L3 मिलेगी, ये पावर है।
ज्यादा पावर मतलब फोकल लेंथ कम, इस रेंज ज्यादा पावर फोकल लेंथ कम, यानी L1 हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक, यानी L2 L3 का इस्तेमाल करेंगे। अब सवाल ये खड़ा होता है कि किसको आईपीस और किसको हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस बनाएं। तो हमारा जो फोकल लेंथ होता है वो सबसे छोटा किसका होता है, आईपीस का, ऑब्जेक्टिव लेंस का। तो ऑब्जेक्टिव हमारा कौन सा होना चाहिए, सबसे छोटा। तो शॉर्टेस्ट फोकल लेंथ फॉर ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव के लिए कौन सा हमारा आ गया, L3। तो L3 हमारा सिलेक्ट हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। और फिर L2 हमारा किसके लिए हो गया, आईपीस के लिए, क्योंकि उससे बड़ा वही बचा। इस तरह से यहां सिलेक्शन करेंगे। आप मेरे ख्याल से समझ पाए होंगे कि ऑब्जेक्टिव के लिए ये बचा। ध्यान से देख लीजिए, L2 आईपीस, L3 ऑब्जेक्टिव लेंस। इस तरीके से आ जाए तो ये बात ध्यान रखिएगा। मैं हट जाता हूं और इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो होगा क्वेश्चन नंबर 9, या शायद इसी का मेरे ख्याल से ऑप्शन है, इंटरनल चॉइस। ये इंटरनल चॉइस में आ जाते हैं। इसमें भी दो डायग्राम बन जाते हैं। एक है ड्रॉ स्कीमेटिक लेबल्ड रे डायग्राम ऑफ ए रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। इसका क्या डायग्राम इसमें है, जहां तक है ये देखिए रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का डायग्राम है। थोड़ा मैं दिखा दूं, ये रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप ऐसे ही रहता है। ये रेज आ रही हैं, रिफ्लेक्ट होती है, पैराबोलाइडल ऑब्जेक्टिव मिरर है, और इस मिरर से एक मिरर सेकेंडरी मिरर यहां लगा देते हैं हम लोग। कन्वर्ज होने से पहले ये रेज इस पे हिट करती हैं, और हिट करके आईपीस से हम देख लेते हैं इसको। ये इसका फोकल लेंथ है, ये मिरर है पीछे यहां लगा हुआ है, और ये पैरेलल लेज आती है डिस्टेंट, क्योंकि ये क्या है, ये कहानी है टेलीस्कोप की। और कौन सा टेलीस्कोप है, रिफ्लेक्टिंग टाइप, रिफ्लेक्शन हो रहा है यहां पर। तो ये कौन सा है, रिफ्लेक्टिंग टाइप। तो ये इन्फिनिटी से आ रही है पैरेलल लेज, ये मिरर है यहां पर, ये देखिए मिरर है, पीछे से निशान बना दें तो आपको समझ में आ जाएगा कि मिरर है। और पैराबोलाइडल ऑब्जेक्टिव मिरर है, उससे टक्कर खाती हैं, फिर यहां पर कन्वर्ज होने के लिए जाती हैं, लेकिन कन्वर्ज होने से पहले ही, पी पॉइंट लिख दो चाहे तो, होने से पहले ही ये आईपीएस की तरफ चली जाती हैं। अब यहां पर जो क्वेश्चन सेकंड था उसको थोड़ा समझ लेते हैं। और क्या पूछ रहे हैं, शायद एडवांटेजेस पूछा था। राइट टू इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस जस्टिफाइंग व्हाई रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स आर प्रेफर्ड ओवर रिफ्रैक्टिंग टाइप। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए टेलीस्कोप इज ऑफ लार्जर फोकल लेंथ एंड ऑफ द लार्जर एपर्चर। क्यों इसकी बात कर रहा है, तो एडवांटेजेस क्या है, जो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप होता है उसका रिफ्रैक्टिंग टाइप से एडवांटेजेस क्या होता है। तो पहला एडवांटेज ये होता है कि ये फ्री होते हैं क्रोमेटिक एबरेशन से, दे आर फ्री फ्रॉम क्रोमेटिक एबरेशन। अब मान लीजिए किसी बच्चे को ना पता हो क्रोमेटिक एबरेशन क्या होता है, तो क्रोमा मतलब कलर होता है, एबरेशन मतलब कोई गड़बड़ी होना, समझ रहे, कोई एरर होना, गड़बड़ी होना, एरर होना। तो जब आप एक लेंस लेते हैं ना, तो लेंस में क्या होता है कि जब कोई व्हाइट लाइट जैसे डालते हैं आप, तो जब व्हाइट लाइट डालते हैं तो व्हाइट लाइट में तो कई कलर होते हैं, विब्ग्योर, वायलेट, रेड, ब्लू, अगड़म बगड़म। तो वो सारे कलर ना एक ही जगह कन्वर्ज नहीं होते हैं, अलग हो जाते हैं, ऐसे कन्वर्ज
अलग अलग, वायलेट कहीं और हो रहा है, रेड कहीं और हो रहा है, तो ये फैल जाते हैं। फैलने में क्या होता है, हमें इसी को बोलते हैं क्रोमेटिक एबेरेशन। कलर का एरर हो गया, समझ लो कलर की गड़बड़ी हो गई, क्योंकि कलर फैल गए। यहां ये कलर का फैलना इसमें तो होगा ही नहीं, रिफ्लेक्शन में थोड़े होता है, ये तो रिफ्रैक्शन में होता है। तो ये चीज देखिए मैंने समझा दी, जैसे अच्छे से समझ पाए आप। रिफ्रैक्शन में होता है, रिफ्लेक्शन में नहीं होगा। ये इससे बच जाते हैं हम लोग, बच जाते हैं, या ये परेशानी नहीं आती। समझ पाए होंगे आप, ठीक। तो क्रोमेटिक एबेरेशन में, एबेरेशन इसके अंदर नहीं होता। दूसरा, इसकी कॉस्टिंग भी बड़ी कम रहती है। इट इज क्वाइट रिजिड कह देना चाहिए, और इट इज क्वाइट रिजिड लिख देते हैं, रिजिड एंड कैन बी बिल्ड विथ ग्रेटर अपर्चर्स। इनको बहुत बड़े अपर्चर के साथ, अपर्चर का मतलब बहुत बड़े मिरर्स के साथ बना सकते हैं, छोटे नहीं, बहुत बड़े मिरर के साथ। और जो लेंसेज रहते हैं उनको बहुत बड़े लेंसेज के साथ बनाने में दिक्कत होती है, क्योंकि लेंस में तो हम किनारे पे ही सपोर्ट दे सकते हैं ना, यहाँ बीच में देंगे तो रिफ्रैक्शन ही नहीं होगा। और इसमें तो क्या रहता है कि पीछे तो पूरा होल्ड कर सकते हैं, फिर पीछे पूरा लकड़ी पे लगा सकते हैं, पीछे मेटल के ऊपर फिट कर सकते हैं, पीछे तो कुछ जाना है नहीं, तो इसको मजबूती मिली रहती है। तो ये एडवांटेजियस सिचुएशन रहती है। तो ये बात कंप्लीट हो गई। अच्छा, दूसरी बात जो ये कर रहा है, अब क्या बात करी थी एक बार देख लेते हैं, दिमाग से ही सटक गई। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए टेलीस्कोप, यही समझ लेते हैं, वो तो समझ ली तुमने, इसको यहां समझ लेते हैं इसकी बात। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए टेलीस्कोप इज ऑफ लार्जर फोकल लेंथ। जो ऑब्जेक्टिव होता है टेलीस्कोप का वो लार्जर फोकल लेंथ का होता है और लार्जर अपर्चर का होता है। जो टेलीस्कोप होते हैं ना, वो उनका जो ऑब्जेक्टिव वो लार्जर अपर्चर का होता है। अब आपको जैसे कि मान लीजिए टेलीस्कोप तो तारे वारे देखने के काम में आते हैं, तो उसका जो अपर्चर है आईपीएस का, वो हमें बड़ा रखना होता है। ये मान लीजिए कोई बंदा है जो देख रहा है, तो यहां से तो लाइट वैसे ही कम निकलती है, तारा है बहुत दूरी तो बहुत बड़ा बना दिया मैंने, जैसे आप समझें बहुत हल्की सी लाइट आएगी इससे, तो स्टार है, स्टार जिसको हमें देखना है टेलीस्कोप से। ये क्या है, टेलीस्कोप। तो इतनी कम लाइट है, तो इसका जो ये जो ऑब्जेक्टिव है इसका अपर्चर तुमको बड़ा रखना ही पड़ेगा, टुगेदर मोर लाइट। अपर्चर should be more, should be larger, together more light। क्योंकि लाइट ऑलरेडी बहुत कम है, तो अगर इसको हम बड़ा नहीं रखेंगे तो जो लाइट थोड़ी बहुत आ रही है उसको भी ये गैदर नहीं कर पाएगा। आप बात पकड़ पाए होंगे। इसलिए रखते हैं कि भाई जो भी थोड़ी बहुत रोशनी है जितना बड़ा कर लो उतनी गैदर कर लें हम, इसलिए इसका अपर्चर बड़ा रखते हैं। और साथ में ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ इसलिए ज्यादा रखते हैं जिससे कि उसकी मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा हो, एम ज्यादा रखने के लिए। तो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ भी इसलिए ज्यादा रखते हैं जिससे कि ऑब्जेक्टिव, जिससे कि मैग्नीफाइंग पावर भी ज्यादा हमको मिले। तो मैग्निफिकेशन के लिए ऑब्जेक्टिव की ज्यादा रखें, इसको यहां लिख देना चाहिए, नहीं ऐसा लगेगा मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा है तब ये है। एफओ ज्यादा करने से मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा मिलेगी और अपर्चर ज्यादा करने से ज्यादा लाइट गैदर होगी। ज्यादा लाइट गैदर होने से क्या होगा, हमारी जो इमेज बनेगी उस स्टार की वो ज्यादा ब्राइट बनेगी। ज्यादा ब्राइट बनने से क्या होगा, हम इस स्टार को साफ देख पाएंगे। देख पाएंगे तो हम उसकी स्टडी कर पाएंगे, इसीलिए तो टेलीस्कोप बनाया है कि साफ देख पाए, है ना। ठीक है, चलिए बात को समझ में समझ गए होंगे। चलिए एक कदम और आगे चलते हैं। ये तो हो गया था। इस क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर।
अब इसमें देखिए, इस क्वेश्चन नंबर 9 पर है। 9 में लिखा है स्टेट 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन तो जबरदस्त तरीके से उन्होंने समझाई थी पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। जैसे कि अगर फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में के मैक्स की बात की जाती है, या हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर, और इसको लिखा गया था क्या, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। अब इस इक्वेशन, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिख दी हमने, इसमें इन्होंने जो पहली बात बताई थी कि अगर हमारी ये न्यू, अगर मैं यहां पर एक इसको थोड़ा और एच कॉमन ले लेता हूं तो आपको बेहतर और समझने में मदद मिलेगी। इसमें पहली बात जो बताई वो ये बताई कि इफ, ये इंपॉर्टेंस ऑफ या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात की थी, तो एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इस इक्वेशन से कैसे समझ में आ जाती है, ऐसे समझ में आ जाती है कि इन दिस इक्वेशन इफ न्यू नॉट इज लेस देन न्यू इज लेस देन न्यू नॉट, यहां पर न्यू की वैल्यू न्यू नॉट से अगर छोटी हो जाए तो के मैक्स की वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी। भाई अगर न्यू की वैल्यू न्यू नॉट से छोटी है तो के मैक्स लेस देन 0 है। क्या मतलब है, काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव विच इज मीनिंगलेस। भाई काइनेटिक एनर्जी लेस देन 0 हो जाए, ये तो मीनिंगलेस है, बेवकूफी भरी बात है, संभव है हो नहीं सकता ना ये। तो अगर ये नहीं हो सकता तो ये भी नहीं हो सकता है। अगर ये होने पर ये हो रहा है और ये संभव नहीं है तो ये नहीं हो सकता है। तो इसी वजह से उन्होंने ये बताया कि एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, यानी उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे हमारा कोई भी फोटोन, कोई भी इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन निकल नहीं सकता। इंटेंसिटी कितनी भी ज्यादा कर दीजिए, फोटोन कोई भी इलेक्ट्रॉन को एमिट नहीं कर पाएगा। मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो होनी ही चाहिए। तो ये पहली बात, एक बड़ी शानदार बात इन्होंने कह दी। 2 इंपॉर्टेंट फीचर, एक और बचा रह गया। मैंने पूरी बात आपको बढ़िया से समझा दी, इसी से एक दूसरी बात भी पिकअप कर लेते हैं। इन्होंने ये भी बता दिया, यहां पर इसी इक्वेशन को फिर से छाप देते हैं, कॉपी पेस्ट, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। अब यहां से इन्होंने क्या चीज बताई, इसी को लिख लो भाई, कि अगर हम यहां पर देखें कि के मैक्स इज प्रोपोर्शनल टू न्यू, यहां न्यू को बढ़ा, क्योंकि न्यू नॉट तो कांस्टेंट है, एच इज ऑल्सो कांस्टेंट। अगर न्यू को बढ़ाते हैं तो के बढ़ता है, तो के इज प्रोपोर्शनल, के मैक्स इज प्रोपोर्शनल टू न्यू। इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है, वो इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल नहीं है। जबकि वेव थ्योरी में क्या होता था कि इंटेंसिटी बढ़ाने पर एनर्जी बढ़ती थी, यहां पर ऐसा नहीं हुआ। यहां पर काइनेटिक एनर्जी कब बढ़ी, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ी। तो ये एक अभूतपूर्व घटना घट गई। बात समझ में आ रही होगी। तो इसको मैं लिख नहीं रहा हूं, मैंने समझा दिया है, लिखने की आवश्यकता नहीं है, समझदार आप ही हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन। ये भी एक शानदार बात थी जो उन्होंने बताई थी। ये कंप्लीट हो गया। अच्छा, बी पार्ट देख लेते हैं। कुछ न्यूमेरिकल सा दिख रहा है, तो जगह कहाँ है, इसी में एडजस्ट करना पड़ेगा। पढ़ना तो मुझे पड़ेगा, नहीं लगाएंगे कैसे। खैर पढ़ लेते हैं, शायद याद रह जाए। तो लिखा है रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 10⁻15 हर्ट्ज इज इंसिडेंट ऑन 2 फोटो सेंसिटिव सर्फेसेस P and Q।
P और Q में 10⁻15 हर्ट्ज पड़ता है। देयर इज नो फोटो एमिशन फ्रॉम सरफेस P से कोई फोटो एमिशन नहीं है, ठीक है साहब। फोटो एमिशन अकर्स फ्रॉम सरफेस Q बट फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैव जीरो काइनेटिक। Q पर पड़ा लेकिन जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकले उनके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है, वर्क फंक्शन के बराबर ही दे पाया। एक्सप्लेन दीज ऑब्जर्वेशंस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन फॉर सरफेस Q। अरे बहुत सरल है भाई, बहुत सरल बहुत सरल बहुत सरल। देखिए क्या कह रहे हैं महाशय कह रहे हैं, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन है, बी पार्ट लिख देना, 9th का बी है, बी पार्ट ले लेते हैं। इन्होंने क्या बोला, डायग्राम बनाए तो मजा आएगा। इन्होंने क्या बोला, मेरे ख्याल से पहला वाला ए था, दूसरा वाला पी था, पी। तो ये ऐसे मेटल बना देते हैं, पी पर गिराया और क्यू पर गिराया और ये रेडिएशन गिरा ठाए ठाए ठाए, और यहां से कुछ नहीं निकला। रेडिएशन जो गिरा उसका था फ्रीक्वेंसी 10⁻15 हर्ट्ज, कुछ नहीं निकला, नो फोटो इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है कि जो इंसिडेंट रेडिएशन है या जो ये फ्रीक्वेंसी है, दिस फ्रीक्वेंसी इज लेस देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ P। 10⁻15 hertz is the less frequency than the threshold frequency of मेटल, या जो भी लिखा था मेटल P। या आप ये भी कह सकते हैं कि इसका जो वर्क फंक्शन, इसकी जो एनर्जी थी इसके वर्क फंक्शन से कम रह गई। इंसिडेंट एनर्जी इज लेस देन वर्क फंक्शन ऑफ P। दोनों ही बातें एक ही हैं, ये सेकंड बात है, ये पहली बात है, दोनों मतलब एक ही हैं। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर जो इंसिडेंट रेडिएशन पड़ा जिसकी फ्रीक्वेंसी थी 10⁻15 हर्ट्ज, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन निकले उसकी काइनेटिक के मैक्स हमारी 0 रही, तो ये वर्क फंक्शन के बराबर ही आ गया है। तो यहां पर जो वर्क फंक्शन है Q का वो कितने के बराबर है, h/ν0 के। पकड़ में आई होगी बात। अब यहां का वर्क फंक्शन निकाल लो, उसमें क्या है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई थी। अब HQ लिख देते हैं, H की वैल्यू हो गई 6.6 इंटू 10⁻34 और 10⁻15। तो वर्क फंक्शन कितना रहा, खा जाएगा इसको, तो 6.6 इंटू 10⁻19 जूल। और अगर इसको कन्वर्ट करना हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो कर लीजिएगा 4.125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आ जाएगा। उम्मीद है समझ पाए होंगे। इसको आप 6.6 इंटू 10⁻19 जूल को 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। ठीक, तो आंसर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ गया और जूल में तो ये लिखा ही था, ये आंसर आ गया आपका। इस तरीके से इसको कर सकते हैं, छोटे मोटे न्यूमेरिकल ऐसे आएंगे। अगर आपने अच्छे ढंग से वन शॉट वीडियो मेरे देखे हैं, अच्छे ढंग से PYQs देखे हैं, आपका एक नंबर नहीं गलत होगा। डेरिवेशंस का भी लिंक दिया हुआ है इस नीचे डिस्क्रिप्शन में, डेरिवेशंस का भी सारे चैप्टर्स का, एक नंबर नहीं गलत होगा, बता रहा हूं आपको पक्का, क्योंकि इतने तसल्ली से सुपर एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो बनाए गए हैं और टच एंड गो नहीं है, बढ़िया सरल भाषा में। फिजिक्स आसान है और अरविंद सर मैं फिजिक्स आसान भाषा में पढ़ाता हूं, विश्वास कीजिए। इसके लिए बड़ी मेहनत करता हूं जिससे आपको फिजिक्स आसान लगे, वरना तो लाके कुछ भी पढ़ा दे नहीं। पहले उसको मैं देखता हूं, समझता हूं, फिर ये समझता हूं उसको आसानी से कैसे बताया जाए। उस पर समय लग जाता है, कभी कभी तो 1-1, 2-2 दिन लग जाते हैं, क्योंकि मैं कन्विंस नहीं होता किताब की भाषा से। क्योंकि अगर वैसा ही बोल दिया तो कैसे होगा, कोशिश तो करूं जान लड़ा के, देखते हैं क्या होता है। तो उस चीज का लाभ आपको मिले तब तो कुछ मजा है। खैर,
इस बात को आप नोट कर पाए होंगे, ऐसी उम्मीद मुझे लग रहा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे। तो मुझे लगता है आप नोट कर पाए होंगे। स्क्रीनशॉट ले फटाफट, मैं तेजी से करा रहा हूं जिससे आपके क्वेश्चंस भी हो जाएं और आपको समझने का मौका भी मिले। स्क्रीनशॉट ले पाए होंगे। ये देखिए क्वेश्चंस का मैंने पूरी चीज एलिब्रेट कर दी है और ये स्क्रीनशॉट लेके आप इसको क्वेश्चन बना सकते हैं। चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, आइए। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं और ये पहुंच गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पर, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय ए प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स समझते हैं ना, एक तरफ प्लेन है एक तरफ कॉन्वेक्स है, लेंस एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर बिहाइंड द लेंस इज रियल है एंड इज 1/3 ऑफ द साइज। 1/3 साइज है, m की वैल्यू 1/3 हो गई। ये डाटा दे रहा है, भिड़ाते रहो। और रियल है तो 1/- हो गई। रियल होता है तो m निगेटिव होता है, ध्यान रखिएगा। वर्चुअल के लिए प्लस, रियल के लिए माइनस। द वेवलेंथ ऑफ लाइट इनसाइड द लेंस इज 2/3 टाइम्स द वेवलेंथ इन द फ्री स्पेस। फाइंड द रेडियस ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ द लेंस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट ना बोलूं, अच्छा, आपकी नजरों में हॉट्स। अच्छा बोलेंगे तो सोचेंगे अरे सर अच्छा मतलब कुछ नहीं, तो हॉट्स लिख देते हैं। खैर, बातों को समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर क्या क्या चीजें लिखी जा सकती हैं। इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर बिहाइंड द लेंस। बिहाइंड द लेंस अगर बन रहा है तो v की वैल्यू कितनी हो गई, +8 सेंटीमीटर, +8 मीटर। पहले यहां से इंफॉर्मेशन निकाली। इज रियल एंड इज 1/3, m की वैल्यू क्या है, इमेज इज रियल एंड 1/3, यानी हमारी m की वैल्यू है v/e u इज इक्वल टू -1/3। ठीक, अब वैल्यू रख देते हैं यहां पर, तो इसी यही निकाल लो। तो u की वैल्यू हो गई -3v, -3 और v कितना था, +8, तो वैल्यू हो गई -24 मीटर। ये हमें क्या मिली, u बराबर -24 मीटर। ये एक डाटा बड़ा अच्छा मिला हमको, कलर को बदल लेना आवश्यक है। अब u है -24 मीटर। अब लगा देंगे हम लोग लेंस फॉर्मूला, f निकालने के चक्कर में है। तो लेंस फॉर्मूला आप जानते ही हैं, 1/v -1/u और 1/f। 1/v लगा देते हैं, 1/8, 1/-1/24 और ये रहा 1/f। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करोगे तो यहां f की वैल्यू आ जाएगी आपकी, सॉल्व करने पर 24 आ जाएगा। 24 एलसीएम आ गया, देख पा रहे होंगे। यहां पर अगर बात करें तो 24 एलसीएम, 3 + 1 6 आ जाएगी। 1/f लिख दो यहां, यानी f की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 6 मीटर। f आ गया यहां पर 6 मीटर। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जिक्र करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम जानते हैं कि म्यू की वैल्यू हो जाएगी वेवलेंथ लैम्डा नॉट, और यहां दे रखी थी 2/3 ऑफ लैम्डा नॉट, तो वैल्यू हो गई 3/2। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऑफ द मटेरियल, ऑफ द लेंस। ठीक, तो वेवलेंथ इन फ्री स्पेस अपॉन इनसाइड द लेंस, क्या मुझे लिख देना चाहिए, वेवलेंथ इन फ्री स्पेस
वेवलेंथ इनसाइड द लेंस, वैल्यू क्या बनी, लेमडा नॉट अपॉन 2/3 अपॉन लेमडा नॉट, यानी 3/2। तो ये हमारे पास एक और रिजल्ट आ गया कि म्यू की वैल्यू 3/2 है। अब हम लगाएंगे लेंस मेकर फॉर्मूला। 3 4 चीज लगी हैं, इसलिए मजेदार क्वेश्चन है। नाउ अप्लाइंग लेंस मेकर्स फॉर्मूला, क्योंकि ये प्लेनो कॉन्वेक्स है इसलिए म्यू -1 एयर था और 1/R1 -1/R2 लिखते हो, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, इसलिए ये 0 हो जाएगी वैल्यू, और ये बन जाएगा 1/F = म्यू -1 1/R1। समझ तो पाए होगे ना, 1/R2 रखोगे तो वो इन्फिनिटी होके खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, लग रहा है, ठीक। उम्मीद है पकड़ पाए होगे। तो अब यहां इसी को आगे चलते हैं लेके। R2 इन्फिनिटी 1/∞ 0 होता है, इसलिए आया है बेटा। अब यहाँ पे वैल्यू रख देनी चाहिए हमको। R की वैल्यू निकालो, यहाँ इसको R1 या R लिख देते हैं केवल, या R1 ही कह दो, और वैल्यू हो गई F म्यू -1। अब F निकाला था हमने, 6 आया था F, तो 6 मीटर, और म्यू निकालें 3/2, 3/2 का मतलब 1.5, 1.5, तो ये रहा 1.5 - 1, 0.5 यानी आ जाएगा 3 मीटर। तो दिस इज योर आंसर। एक बहुत अच्छा सवाल जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका 3 मीटर आ रहा है, इसका कर्व सरफेस का। अच्छा सवाल है, हॉट से, और आपको आना चाहिए, मैंने करके दिखा दिया। ठंडे दिमाग से देख लीजिए, वीडियो रोक के भी देख लीजिएगा, इसको प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। एक अच्छा सवाल है और आपको कॉन्सेप्चुअली दिमाग में अच्छे से बैठ जाना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं, जो भी चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन आना चाहिए। खैर, स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने, थोड़ा और ऊपर चलते हैं और यहां तक आप इसको नोट करिए, जिससे आपके पास क्लैरिटी मिल जाए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 और लिखा है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यूज्ड इन राडार, तो एंड आई सर्जरी, राइट देयर फ्रीक्वेंसी। तो आप जानते ही हैं कि राडार सिस्टम में माइक्रोवेव यूज करते हैं हम लोग, माइक्रोवेव्स, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 3 × 10⁸ हर्ट्ज से लेकर 3 × 10⁻11 हर्ट्ज, याद करना होगा आपको, ये हर्ट्ज तक जाएंगी। आई सर्जरी की बात करें, आई सर्जरी में अल्ट्रावायलेट, 8 × 10⁻14 हर्ट्ज से लेकर 8 × 10⁻16 हर्ट्ज तक। बी ऑप्शन को लेते हैं, एक्सप्रेस द वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन ऑफ EM वेव इन टर्म्स ऑफ द पीक वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। ये आपने फॉर्मूला याद किया होगा, C = E0/B0। ये फॉर्मूला होता है वेयर E0 is the peak value of electric field
and B naught is the peak value of magnetic field. तो ये आप इसको याद रखें. C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. ये तो इस तरीके से इसको समझा जाना चाहिए. चलते अगले पार्ट पे. ये अगला है एक प्रूविंग जैसा सवाल. इसी का जो ऑप्शन होना चाहिए इंटरनल चॉइस में, मतलब तो इसमें लिखा है टू मोनोक्रोमेटिक वेव्स emanating from two coherent sources have the displacement represented by y1 is equal to a cos omega t and y2 is equal to a cos omega t plus phi, where phi is the phase difference between the two displacement. Show that their resultant amplitudes at a point due to their superposition is given by this one. ठीक, और दूसरा भी है इसी में. Hence obtain the conditions for constructive and destructive interference. इसी से जुड़ा हुआ दूसरा पार्ट भी बड़े आराम से कर लेंगे, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए. तो देखिए पहला वाला लेते हैं. अब सुपरपोजिशन की कंडीशन क्या होती है? y इज इक्वल टू y1 प्लस y2. कुछ नहीं करना, चुपचाप इसको a cos ओमेगा t प्लस a cos ओमेगा t प्लस फाई को रख दीजिए. ये अब यहां पर देखिए a तो आ गया कॉमन, थोड़ा छोटा लिख लेता हूं, जितना इसमें आ जाए उतना बेहतर. cos ओमेगा t प्लस cos ओमेगा t प्लस फाई. अब cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री का, तो बच्चों को याद होगा, उम्मीद कर रहे हैं. तो यहां पर cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाते हैं. a लिखते हैं 2 cos c प्लस डी बाई 2 c प्लस d c प्लस d बाई 2 फिर इंटू cos c माइनस d बाई 2. बस बहुत प्यार से एक कदम और आगे चलते हैं. y इज इक्वल टू ये रहा a. यहां वैल्यू क्या आ जाएगी? बल्कि इस 2 को बाहर ही ले लेना चाहिए, इतना लिखने की आवश्यकता ही क्या है, इतने समझदार आप हैं. 2 लिखा, a लिखा. यहां पर देखिए 2 ओमेगा टी आएगा, इस 2 से 2 कट जाएगा, तो मैं लिख सकता हूं cos ओमेगा टी प्लस फाई अपॉन 2. देखिए सहमत हैं आप. यहां आइए, इस ओमेगा टी से ये ओमेगा टी कट गया, और cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, आपको पता होगा. cos माइनस फाई कहीं लिखा है तो इसकी वैल्यू cos 5/2 ही होती है. इस वजह से cos माइनस 5/2 को हम लोग cos 5/2 ही लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं हुई. अब देखिए यहां पर कलर को बदलते हुए इस पूरी वैल्यू को हम क्या ले लेते हैं? a. इस पूरी वैल्यू को तो लेट इधर मान लेते हैं, लेट 2a इज इक्वल टू 2a cos 5/2. अगर ये लेट कर लेते हैं तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू a cos 5/2. ये देखिए ये तो बन गई इक्वेशन. अब एम्पलीट्यूड की बात कर रहा था a, ये क्या है? यहां लिख देना चाहिए वेयर a इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव. खेल खत्म. अब यहां a की बात कर रहे हैं, अब यहां पर a का स्क्वायर कर दो. अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो वैल्यू हो गई a स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर cos स्क्वायर 5/2. और ये पहला वाला पार्ट हो जाता है,
ये देखिए यहां इन्होंने बताया है कि जहां पर ए स्क्वायर 4a² कॉस स्क्वायर 5/2 आना चाहिए, और यहां पर देखिए a² 4a² कॉस स्क्वायर 5/2 हो जाता है। तो पहला पार्ट यहां पर आपका हो गया। अब उसके बाद पूछा है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस निकालिए। तो इसी पर लेके चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। अब यहां से सेकंड पार्ट ले लेते हैं, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव कंडीशंस। अब देखिए अगर मैं बात करूं कि इसको आप ये भी जानते हैं कि आई वेव थ्योरी में आई इज प्रोपोर्शनल टू a², तो यहां पर लिखा जा सकता है आई इज इक्वल टू 4a² कॉस स्क्वायर 5/2। ऐसा समझने में भी कोई बुराई नहीं है, एक कांस्टेंट आ जाएगा उसमें और कोई फर्क जाता नहीं। अब यहां पर ये इंटेंसिटी कब मैक्सिमम होगी कंस्ट्रक्टिव के लिए? तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमारी ये, क्योंकि और कांस्टेंट भी रहेगा तो वो सब तो सेम ही रहेगा, ये वैल्यू हमारी मैक्सिमम होनी चाहिए। मैक्सिमम का मतलब +1। तो हमारी ये जो वैल्यू है कॉस स्क्वायर 5/2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1। इसका मतलब क्या है कि cos 5/2 की वैल्यू ±1। इससे में क्या चीज मिल गई? इससे मिला हमें 5/2 की वैल्यू एंगल के रूप में। क्या क्या मतलब +1 भी चाहिए -1 भी, तो 0 भी वैल्यू हो सकती है, पाई भी हो सकती है, 2 पाई भी हो सकती है, 3 पाई भी हो सकती है, 4 पाई एंड सो ऑन। इस तरह की वैल्यूज मिल जाएंगी हमको, देख पा रहे होंगे आप, लग रहा है। अब इसके बाद देखिए ये वैल्यू आ गई। अब अगर आप चाहें तो उसको 2 खैर पढ़ ही रहने दीजिए, यहीं एडजस्ट कर देंगे यहां पर। अब हम एक रिलेशन जाते हैं कि फाई इज इक्वल टू 2 पाई पाथ डिफरेंस में, ये पाथ डिफरेंस होता है, पाथ डिफरेंस, और ये क्या है? एंगल वाला फेज डिफरेंस। तो एंगल में तो ये कह सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। अगर हम पाथ डिफरेंस की बात करना चाहते हैं तो फाई की जगह हम इससे रिप्लेस कर देंगे यहां। तो हम अगर इसको रिप्लेस करें फाई की जगह, तो मैं लिखूंगा 2 पाई डेल्टा x अपॉन लैम्डा इंटू 2 बराबर 0 पाई 2 पाई 3 पाई एंड सो ऑन। इस 2 से ये गया 2 कट, और पाई से इधर उड़ा दीजिए सब। तो हमारे हाथ में क्या वैल्यू आई? हमारे हाथ में आई डेल्टा x इज इक्वल टू, यहां देखिए पाई से उड़ाओगे तो 1 2 3 4 आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी, मैं लिख देता हूं एक बार, 0 1 2 3 4, यानी डेल्टा x इज इक्वल टू n लैम्डा, जहां पर n बराबर 0 1 2 3 एंड सो ऑन है। ये क्या है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, कंस्ट्रक्टिव। ये आपका देखिए एक यहां पर ये कंडीशन निकाल दी गई है, पूरा मैंने करके दिखा दिया आपको। अब डिस्ट्रक्टिव की बात करें इसी में, तो डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या करेंगे? वो भी कर लो, उसमें क्या जाता है। फॉर डिस्ट्रक्टिव, जो कॉस स्क्वायर 5 था 5/2, इसकी वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि स्क्वायर की वैल्यू निगेटिव तो होती नहीं। तो इसका मतलब क्या है? कॉस 5/2 की वैल्यू 0 होनी चाहिए, यानी 5/2 कितने के बराबर होना चाहिए? 0 कह रहा हूं। π/2 0 होनी तो 3 π/2, 5 π/2, 7 π/2,
एंड सो ऑन। इसी तरीके से यहां फाई को आप चेंज करेंगे तो क्या लिख देंगे 2 पाई इंटू डेल्टा एक्स अपॉन लेमडा इंटू 2, और फिर वही पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 पूरा देखो डेरिवेशन कर डाला मैंने, जिससे जो बच्चा ये देख रहा है उसका सुपर रिवीजन हो जाए। टच एंड गो नहीं, भरपूर मेहनत के साथ आपको सुपर क्लैरिटी मिले तो सीखें। और यहां पर 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट जाएगा, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2, 5 लेमडा बाई 2, 7 लेमडा बाई 2 एंड सो ऑन। यानी डेल्टा एक्स की वैल्यू मिलेगी 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2, जहां पर लेमडा की n की वैल्यू है 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये हो गया आपका किसके लिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये देखिए मैंने पूरा प्रूव ही कर दिया उड़ा के, और आपके लिए फायदेमंद है ये, इसलिए कर दिया क्योंकि आपको पूरी मदद मिलनी चाहिए। मैं ऊपर से दिखा देता हूं, और ये सब बातें अगर आपकी तैयार होंगी ना, कुछ भी नहीं होगा, आप मोदी मिसाइल की तरह काम करेंगे, मोदी मिसाइल काम बना के ही छोड़ेंगे अपना, कोई भी उखाड़ नहीं पाएगा आपको। चलिए आगे की बात करते हैं, ये आप नोट कर लीजिए, जैसे जो भी ये दोनों ही कर दिया मैंने। देखिए ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं, कमेंट करके बताते रहिएगा कि आपको पूरी बात बढ़िया से समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, जोरदार मेहनत आपके लिए कामयाब है कि नहीं। ये आप नोट कर लीजिए पूरी बात। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना रहे हो तो नोट्स बना लीजिए, पूरी बात अच्छे से समझ लीजिए। मैंने एक एक चीज आपको एक्सप्लेन कर दी है बेटा, जिससे आप बात को अच्छे से समझ सकें, समझा के। एक कदम और आगे चल जाते हैं, और जैसे आपको पूरी बात एकदम क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाए, तो ये पूरी बात देखिए यहां पर क्लियर हो जाती है बेटा। और अब चलेंगे हम लोग, जो इसका केस स्टडी वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 सेक्शन सी पर है, जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं उसकी हालात को चेक करेंगे। 5 मार्क्स का जो है, कहने को क्या मतलब है ही, केस स्टडी वाला है, जो कि ऑप्टिकल फाइबर्स वाला सवाल है। लिखा है ऑप्टिकल फाइबर इज ए थिन ट्यूब ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल दैट अलाउज लाइट टू पास थ्रू, ठीक है, डायग्राम बना है, विदाउट बीइंग रिफ्रैक्टेड इनटू द एयर और अनदर एक्सटर्नल मीडियम। इट मेक्स यूज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR का यूज करते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा भी है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। These fibers are fabricated in such a way that the light reflected at one side of the inner surface, यहां पे जो स्ट्राइक कर रही है, strikes the other at an angle larger than critical angle। यहां पर अगर हम नॉर्मल गिरा दें, तो नॉर्मल अगर गिराते हैं तो ये एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, other angle larger than the critical angle, even if the fiber is bent, लाइट कैन इजिली ट्रेवल अलॉन्ग द लेंथ। अगर ये बेंड भी कर दिया जाए तो भी लाइट TIR करती हुई आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन द फिनोमिना ऑफ TIR ऑफ लाइट, कौन से इस पे बेस्ड है TIR के ऊपर, तो चेक करते हैं। और आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा कि कौन कौन से TIR पे बेस्ड है। स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय डॉक्टर्स फॉर एंडोस्कोपी, ऑल ऑफ दीज। क्या ऑप्शन है, कमेंट करके बताइए, कमेंट कीजिए आपके हिसाब से क्या ऑप्शन है। स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, जी हां, TIR पे बेस्ड है। ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड है। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर डॉक्टर्स फॉर एंडोस्कोपी बेस्ड है, यानी तीनों ही बेस्ड है, तो आंसर इज डी। ये जितने भी चीजें लिखी गई हैं सब की सब TIR पर बेस्ड हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वाह, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, यानी इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में पूछा है ए रे ऑफ लाइट विच विल अंडरगो TIR इनसाइड द ऑप्टिकल फाइबर इफ इट
गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। ये पूछ रहा है कि ये जो लाइट है ये कब TIR इसमें होगा। कह रहा रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाए तब होगा क्या, सवाल ही नहीं है। शर्त ही होती है TIR की कि डेंसर से रेयर में जानी चाहिए। इज इंसिडेंट एट एन एंगल लेस देन द क्रिटिकल एंगल, ये भी गलत। इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, तो ये गलत, ये गलत। स्ट्राइक्स द इंटरफेस नॉर्मली, ये भी गलत। इज इंसिडेंट एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, दिस इज करेक्ट। आंसर इज दी, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, तभी हमारा TIR होगा। तो उम्मीद है आप ये बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। अगली बात समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इफ इन कोर, ये कोर है, ये कोर, ये लिखा है देखिए कोर है, कोर, और साइड में दूसरा जो मीडियम है ये आपका डेंसर मीडियम है और क्लैडिंग जो है रेयर मीडियम है। इफ इन कोर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, ये जो एंगल है ये अगर ये क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाए, देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितने के बराबर होगा बोलो तो बहुत सरल है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा क्रिटिकल एंगल के बराबर हो तो उस समय हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितने के बराबर होता है, इसी वीडियो में डिस्कस किया है। इस वीडियो में क्वेश्चन था, बताइए सही जवाब की उम्मीद करते हुए। आंसर इज 90 डिग्री एंड आंसर इज सी। कौन सा आंसर है, आंसर इज सी। क्रिटिकल एंगल का इंसिडेंस होने पर 90 डिग्री का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 4। इन एन ऑप्टिकल फाइबर शोन करेक्ट रिलेशनशिप फॉर रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ कोर एंड क्लैडिंग। तो देखिए ये कोर है, कोर अंदर वाला है, इसकी मान लेते हैं μ1, और जो क्लैडिंग है इसका मान लेते हैं μ2। μ1 कोर का है और क्लैडिंग का μ2, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर टू रेयर में होता है, यानी μ1 की वैल्यू μ2 से बड़ी होनी चाहिए। डेंसर, रेयरर, कोर, क्लैडिंग, ये कहानी होनी। μ1 की जगह n1 n2 लिखा है तो आंसर बी होना चाहिए। आंसर इज बी। ये एकदम क्लैरिटी आपको मिलनी चाहिए, मेरे ख्याल से एकदम सुपरलेटिव डिग्री की क्लैरिटी मिल रही होगी। लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता, अरविंद सर का मोटिवेशन आता। बन जाओ मोदी मिसाइल और पेपर को उड़ा दो, KGF 3 मोदी मिसाइल। चलिए आगे की बात करते हैं। आखिरी क्वेश्चन, आखिरी पड़ाव जहां तक है ना, इसमें तीसरा नंबर क्या दिख रहा है भाई, कुछ नहीं दिख रहा है, तो यही है यानी आखिरी सवाल। इफ द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल इज 30 डिग्री, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्टिकल फाइबर, देन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट फाइबर, स्पीड ऑफ लाइट इन फाइबर पूछ रहे हैं। ये हमें मालूम है कि IC इज इक्वल टू 30 डिग्री है, तो एक वैल्यू हमको पता होती है कि साइन C का जो रिलेशन होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर 1/μ। आपको उम्मीद है ये आपको रिलेशनशिप पता होगी, 1/ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक, और उसी का रिलेशनशिप अगर यहां पे लिखेंगे आप तो क्या लिखेंगे, यहां पर V2/V1, ये रिलेशनशिप ऐसे आ जाएगी। आप जानते हैं ना 1/μ2 जब लिखते हैं यहां पर सीधा उल्टा लिखा है, यहां पर ध्यान देना। जब 1/μ2 लिखा करते थे तो लिखते थे V1/V2, है ना। यहां पर मैंने उल्टा लिख दिया, कहीं कंफ्यूज ना हो तो ऐसे लिख लो 1/V1/V2। अब यहां पर कलर ले लेते हैं येलो, ये लिख देते हैं sin 30, म्यू तो समझ गए थे, इसको V2/V1 लिख देना चाहिए ऊपर करके।
ठीक। अब वी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम निकाल लें, मीडियम ही निकालना है ना फाइबर, तो V2 निकालना है। तो V2 की वैल्यू कितनी हो गई, V1 यानी वैक्यूम इंटू साइन 30 का मतलब हाफ, तो 3 इंटू 10⁸ इंटू हाफ यानी 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आंसर रहा और इसके अनुसार आंसर इज बी, आंसर इज बी। इस तरह से ये पूरा सैंपल पेपर मैंने सॉल्व करा दिया है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। केवल क्वेश्चन नहीं कराए हैं मैंने, फिजिक्स को आसान भाषा में हर क्वेश्चन का सुपर एक्सप्लेनेशन दिया है आसानी से, जैसे आपका रिवीजन, पूरी चीज का रिवीजन हो जाए और समझ में आए। तो जाते जाते बोलूंगा कि अगर आपको ये अरविंद सर की मेहनत पसंद आ रही है तो लाइक ठोकिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय बेटा, गुड बाय, बाय।